हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए स्पेशल है बिकॉज टर्म वन का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है मैथ्स का। बहुत सारे बच्चे अफ्रेड हैं कि मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें बिकॉज सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स। इसका पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपके पास प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस सॉल्व करते हैं, टीचर आपको आपके स्टेप्स का मार्क्स देते हैं। बट यहाँ ट्रबल ये है कि आपके पास प्रोसेस तो आप सॉल्व करते हैं और आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता हो इन केस, उस कंडीशन में आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। तो बच्चों के पास एकदम से लोड बढ़ चुका है। सीबीएसई ने नया पैटर्न इस पैंडमिक में लाया है बिकॉज ये लास्ट ईयर ऑल्दो कोई भी पढ़ाई नहीं किया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जो प्रिपरेशन लेवल है बहुत वीक है। बट उसके बाद सीबीएसई ने एकदम से क्या बोला क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इससे तो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत भूचाल आ गए हैं। ये भूचाल इस टाइप का है कि वो पढ़ के भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, जैसे हम बता रहे हैं, देखिए 8 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। रियल नंबर, पॉली नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड सर्कल, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रायंगल्स। अपने आप में सभी के सभी टॉप चैप्टर्स हैं। सभी चैप्टर्स अपने आप में इक्वली वेटेज रखते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर ले रहा है सीबीएसई। तो मेजर पोर्शन इसने इसी में कंप्लीट कर लिया, और जो सिंपल ज़्यादा पोर्शन है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी हो गया, ठीक, ये सब चैप्टर्स को उसने क्या कर दिया, पीछे रख दिया है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब जो इजी चैप्टर्स हैं उनको उन्होंने पीछे कर दिया, जो टर्म 2 में डाल दिया है, और टर्म 1 में सिलेबस को थोड़ा वास्ट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दे रहा है मुझे। सीबीएसई ने अभी फिर से कुछ सोचे बिना कुछ काम कर दिया, फिर से एक नया पैटर्न ला दिया। पैटर्न लाना तो ठीक है, लेकिन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आई थिंक टर्म 1 टर्म 2 आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा पहले से गाइडलाइन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन ठीक है, ऑल्दो हमारे बच्चे तो ब्रेव हैं, वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाते ही हैं, तो अभी भी एफर्ट्स में कमी नहीं रहेगी, आई होप सो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब इतनी प्रॉब्लम आ गई है तो सोल्यूशन के लिए भी कोई ना कोई टीचर को खड़ा होना ही पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली इसका पूरा का पूरा भाग ले लेता हूँ अपने ऊपर। सो आई एम टेकिंग द लोड ऑफ इंटायर पेपर। सो मैंने ऐसा प्लान किया है, मैं अपने करीब 5 वीडियोस फ्रेम करूँगा। उन 5 वीडियोस में आपको ये बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में क्या आने वाला है। सो आपको उतना पढ़ने से आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, आपको उतना कुछ हेडेक भी नहीं होगा। जैसे हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स को हम 5 वीडियोस में कन्वर्ट कर देंगे। वन शॉट इसलिए लिखा मैंने कि 1 घंटे का मिनिमम ये वीडियो होगा, तो 1 घंटा हमको स्टिल बैठ के देखना पड़ेगा। अगर 1 घंटा हम टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपको चैप्टर्स तो बहुत सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? यस। ठीक है, तो आज का जो लोड है सब मेरे ऊपर है। आप लोग के पास सिंगल एक ही चीज़ है कि आप लोग बस स्माइल करते हुए सुनते जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह है, तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये फार्मूला वगैरह आ जाता है तो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक है, व्हाट दे डू कि वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। ये मत सोचो कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पहले कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, अभी कॉन्फिडेंस लूज करने का टाइम नहीं आया है। जैसे आपका एग्जाम विद इन 1 मंथ है, तो अब 1 मंथ का टाइम है। अब 1 मंथ में तो आपके पास मैं 5 वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तो इस 5 वीडियो में आपको वो सब चीज़ें सिखाई दी जाएगी कि जो आपके मार्क्स दिला सकती है। अभी मैंने एक प्लान किया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना रहता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट अभी चैप्टर वाइज थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। बट इस ईजी चैप्टर में भी, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम से वर्ड प्रॉब्लम समझते नहीं है, इसलिए ये ईजी चैप्टर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बच्चे। तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है ट्राइंगल्स।
ट्राइंगल्स में आप लोड मत लीजिए, ट्राइंगल्स इस बार ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, आप रिलैक्स रहिए, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, डेफिनेटली इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, आप सभी लोग इस पर कैलकुलेशन पार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री में वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो सॉल्व करना पड़ेगा उसके बेस पे जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो थोड़ा सा इजी रहती है, थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द इजी चैप्टर इज देयर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इजी है, पॉलिनोमियल भी है और रियल नंबर भी। अब बोले सर सब कुछ इजी बोल दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो नहीं है इजी, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए नहीं होगा, दैट इज देयर, क्योंकि हम एज ए टीचर हैं तो टीचर बोलेंगे इजी, बच्चे बोलेंगे डिफिकल्ट, ये तो कॉम्बिनेशन हमेशा चलते रहेगा। लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन आवर माइंडसेट, तो माइंडसेट ठीक करें। जैसे आज हम लोग चैप्टर्स को डील कर रहे हैं, हम आज आपको इस वन शॉट में 3 चैप्टर को डील करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, और तीसरा चैप्टर हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं, कैसा फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का होगा, उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सेकेंड है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फार्मूले हैं और मोस्टली क्वेश्चन किस फार्मूला के बेस में आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड वन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है, कैसे एरिया रीजन निकालना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जाएगा और आपकी क्लास भी बहुत मजेदार होगी। सो लेट वी स्टार्ट। यस सर। जैसे हमने डिस्कशन किया था, पहला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट वर्ड क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक जन दूसरे के साथ रहना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना। वैसे ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है। इसके पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट अपने एक एक लोकेशन वाइज फिट होते हैं। बात समझ में? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक पॉइंट मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है। देयर आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, सो देयर इज अ मैकेनिज्म, है ना। क्या मैकेनिज्म है कि हमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है इसका पोजीशन कहाँ पर है, ये समझ सकते हैं। फिर इसका पोजीशन कहाँ पर है, ये भी समझ सकते हैं। हमें क्वेश्चन ये बोल सकता है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। मे भी एक और पॉइंट दे देगा, बोलेगा दूसरा भी पॉइंट दे दिया, अब बोलता है ये 3 पॉइंट्स है, क्या ये दोनों का लेंथ, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। मे भी ये बोल देगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, बोलेगा ये दोनों इक्वल हैं तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलिनियर है कि नहीं चेक करो। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल्स टू द थर्ड वन, मतलब कोई भी 2 लोग का सम करेंगे तो पूरा टोटल सम के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। लाइक अगर कोलिनियर होता तो ए बी और सी लिखते, तो ए बी प्लस बी सी जो है मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन से काम नहीं बनेगा, एक और कंडीशन है, एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका एरिया, अभी तो एरिया बनेगा, इसमें एरिया 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर होने की बात ही नहीं है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है जैसा होता है सेक्शन फार्मूला के बीच में। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, जैसे अगर 2 लाइन है और ये दोनों लाइन के बीच में 2 लाइन सपोज, और दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या कभी कभार कोऑर्डिनेट दे देता है तो आपको बोलेगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को उसमें भी कोई लोड लेना नहीं है। तो किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला पैटर्न पूछता है आपको डिस्टेंस फार्मूला के बेस में। सेकंड पैटर्न पूछ सकता है आपको कि आपको डिस्टेंस दे दिया रहेगा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल बोल देगा, तो पूछेगा कि किसी एक का अननोन जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना बोल सकता है। या फिर थर्ड टाइप बोल सकता है कोलिनियर है कि नहीं चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है।
और फोर्थ टर्म क्या होता है कि अगर क्या है रेशियो में इंटरसेक्शन हो रहा है तो कितने बाई कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर रेशियो दे देगा और पूछेगा कोऑर्डिनेट कहाँ होगा जहां पर वो इंटरसेक्शन करेंगे। तो इस 5 टाइप के अलावा कोई भी अलग टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कोऑर्डिनेट में। क्या क्या बोला समझ में? यस सर। पहला बोला हमने कि या तो डिस्टेंस फार्मूला के बेस में आएगा, या तो सेक्शन फार्मूला के बेस में आएगा, एरिया के बेस में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस पैटर्न के अलावा कोई और पैटर्न है ही नहीं, तो आप लोग को लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला। देखिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे इजी फार्मूला है। अगर कोई मैथ्स में कोई फार्मूला है तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे इजी है। अगर बात किया जाए तो 2 पॉइंट होते हैं x1, y1 और ये होता है x2, y2। बच्चों को सबसे बड़ा ट्रबल क्या होता है, वो हमेशा गलत लिखते हैं। x1 का पॉइंट x2 की जगह लिख देते हैं, y1 का पॉइंट y2 की जगह लिख देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपल लोड है। 1, 4 है और दूसरा सपोज 3, 6 है, 2 अलग अलग पॉइंट है। तो बस ये कौन है, किसका प्लेस पे आएगा, x1। ये इसके प्लेस पे कौन आएगा, y1। तो चुपचाप से लिख लो रफ में x1 = 1, y1 = 4। ठीक बात है। अब दूसरी बारी आई x2 की, x2 = लिख सकते हैं आप 3 और y2 = कितना लिख सकते हैं, 6। इतना तो करना था। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। Am I clear? यस सर। अब क्या करना है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देना। x2 है कौन, 3 माइनस 1 प्लस क्या लिख दोगे, 6 माइनस 4 4 स्क्वायर। सो इतना सिंपल क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2√2। यस 8 क्या हो जाएगा, 2√2। ये किसका डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा टफ करना चाहेगा तो क्या कर सकता है, मैक्सिस टू मैक्स क्या कर सकता है, डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस दे दिया है कि इनके बीच में डिस्टेंस 10 मीटर का डिस्टेंस दे दिया। एक पॉइंट लिख दिया, एक पॉइंट लिया 2,5, दूसरा पॉइंट अपन को अननोन कर दिया, लिख दिया x1 में भी p, q लिख दिया। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन p एंड q, क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो आप लोगों को इसमें अफ्रेड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इक्वल टू कितना लिखना है, 10। जैसे एक पॉइंट a ले लेंगे, एक पॉइंट b ले लेंगे, आप लिखोगे ab, लिखोगे ab = √of p - 2 का होल स्क्वायर प्लस q - 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, हमेशा डर जाते हैं, ये pq दे दिया, pq तो हम जानते ही नहीं थे, pq हमने पढ़ा ही नहीं था। कुछ नहीं यार, यहाँ पर जो पॉइंट दे रहा था ना उसके प्लेस में कौन आ गया, pq। बस इतना ही कहानी है। और ये ab कितना दे दिया, 10 दे दिया। अब ये क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, p² - 4p + 4 प्लस q² - 10q प्लस 25। आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आया, यस सर। इसके इक्वल में 10 है, 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100 हो जाएगा। तो ये जगह दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, रूट हट गया, प्लस q² लिख सकते हैं आप प्लस 29 - 4p - 10q लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन निकल गया भाई, आपको रिलेशन लाना था। आप लिख सकते हैं p² + q² - 4p - 10q और ये 29 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -71 = 0। ये क्या हो गया आपका रिलेशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन 1 में यहाँ में नेगेटिव की जगह प्लस लिख दिया होगा, या ऑप्शन बी में यहाँ पर प्लस लिख दिया होगा, ऑप्शन सी में करेक्ट लिख दिया होगा, ऑप्शन डी में अननोन वैल्यू लिख देगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वो चेक करना रहेगा। एम आई क्लियर, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर। तो इससे हट के क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला में नहीं पूछ सकता, ठीक है। अब थर्ड पैटर्न, ये तो अपन ने डिस्टेंस के ही फार्मूला से बनाया क्वेश्चन। अब थर्ड पैटर्न बोलेगा, बोल देगा कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट A और B इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। बोलेगा these two are in a इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस में है।
ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, जैसे और ये p अननोन रहेगा, मे भी x, y है और इसका कोऑर्डिनेट है 1,4, इसका वैल्यू है 3,7। एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, पॉइंट्स एकदम एग्जैक्टली नहीं ले रहे अपन, तो हम क्या लिखेंगे, AP मस्ट बी इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, PB लिख दोगे। AP मस्ट बी इक्वल्स टू कितना लिख लोगे, PB। AP कैसे निकलेगा बॉस, AP माने होगा रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया AP? Yes. वैसे ही PB लिख लोगे, PB इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज मेंशन कि डिस्टेंस इज इक्वल, सो फाइंड द रिलेशन। तो अब रिलेशन वाले ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन पहले नहीं जाना है, पहले क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, AP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, PB स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर सकते हैं, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। एम आई क्लियर? समझ में आई बात? Yes. इससे x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से कैंसिल, इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, टर्म को ट्रांसफर करेंगे, इससे हमें एक रिलेशन इक्वेशन मिल जाएगा। किसके और किसके बीच में रिलेशन बिटवीन x एंड y आएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 6y, Yes. और ये हुआ 7 माइनस 17 प्लस 17 माइनस 49 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो क्या होता है डिफरेंस, 4x प्लस 6y, कितना होगा डिफरेंस, कितना आया बॉस, 32 आया, तो माइनस 32 लिख देंगे आप। एम आई क्लियर? समझ में आया कैसा क्वेश्चन है? इससे तो ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, और पूछ भी लिया तो कौन सा बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, है आपके पास कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? नो। तो ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। समझ में आई बात? जैसे आपके बुक में क्वेश्चन क्या दिया है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया है, वो मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने समझ में आया आपको, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपके बुक का है, आप लोग ट्राई कर लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। क्वेश्चन बोल दिया है कि रिलेशन बिटवीन x एंड y पूछा है, और लिख दिया है, एक पॉइंट दिया 3,6 और दूसरा पॉइंट दिया 3, माइनस 3,4 दे दिया है। किसी एक पॉइंट, एनी पॉइंट, ये A और B है सपोज, और एनी पॉइंट B है, एनी पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस पर है, क्वेश्चन बोल दिया है। आई थिंक आप लोग बना ही लेंगे डायरेक्ट। तो क्या लिखोगे, PA इक्वल्स टू कितना लिख लोगे, PB करोगे, और P पॉइंट को आप कंसीडर करोगे x y कोऑर्डिनेट। क्या कंसीडर करेंगे, x y कोऑर्डिनेट। इससे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गया। ये टॉपिक करवाने के बाद आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इस बुक का फिनिश होता है। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप बना सकते हैं। अब क्या होगा, आप बोलोगे सर हम लोग को जो बुक्स में क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ अजीबोगरीब का रहते हैं। अजीबोगरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस चेक कर लिया जाए। जैसे पॉइंट P दे देगा, पॉइंट P दे दिया 8T1 का स्क्वायर, है ना, पॉइंट Q दे दिया 2AT1, समझ रहे हो बात? ऐसे ही पॉइंट Q दे देगा, वो देगा 8T2 का स्क्वायर, 2AT2 दे देगा, बोलेगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। अब क्या होता है, बच्चों का मेंटल ब्लॉक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। जब ये 80 टर्म 280 टर्म वगैरह आ जाता है तो बच्चे ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है ये क्वेश्चन शायद हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये उनकी बस की बात ही है, सेम चीज है जो आप पहले पढ़े थे वही है, कुछ नहीं है। बस ये क्या है, x1, ये क्या है, y1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y2। ठीक है। अब क्या करना, थोड़ा रफ वर्क कर लेना, x2 माइनस x1 कर लो, पहले करके रख लो रफ में। कितना आ जाएगा, x2 क्या है, 8T2 का स्क्वायर माइनस 8T1 का स्क्वायर।
दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है A T2 का स्क्वायर माइनस T1 T1 का T1 ठीक है, ये तो आ गया आपको। Yes. अब ये क्या करना है, इसका स्क्वायर चाहिए रहता है अपन को, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू ए स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। ये क्या हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्यों निकाल के रखिए, फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, ये x2 माइनस x1 मैंने कैसे निकालते बताया, वैसे ही आप रफली बना लेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 2a t2 माइनस 2a t1, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 एक टर्म कॉमन निकल रहा है, t2 माइनस क्या लिख सकते हैं आप t1। अब स्क्वायरिंग करेंगे, ये होगा 4a स्क्वायर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों वैल्यू को रूट में लेके ऐड कर लेना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखेंगे एक जगह लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो बॉस, और यही ऑप्शन में रहेगा आपके पास a स्क्वायर T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर भी है प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो एक कॉमन भी निकाल सकते हैं, दोनों में a स्क्वायर है इसलिए बाहर निकल जाएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन ये एक्सट्रीमली बैड मतलब इससे वर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आया तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पैटर्न की। थर्ड पैटर्न किसका है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। किसकी बात आती है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आप बोलेंगे सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल बोल दिए, अब ये तो हमारा क्वेश्चन तो कुछ और चल रहा है। नहीं, मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला क्वेश्चन भी इसमें बता सकता हूँ, बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। अब क्या हुआ, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, कैसा दे दिया, जैसे एक एरिया दे दिया है, अब बोला इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, बात समझ में आ रही? Yes, sir. अब आप लोगों को क्वेश्चन टफ कर दिया, ठीक है, ये पूछेगा इसके कोऑर्डिनेट दे दिया, सपोज 1,2 3,4 5,6, समझ में आ रही बात? Yes, sir. कोऑर्डिनेट दे दिया, पूछ रहा व्हाट विल बी द एरिया इनक्लोज, मतलब शेडेड एरिया निकालने बोला। अब इतना टफ क्वेश्चन आ गया, क्या किया, दो चैप्टर को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। समझ रहे हो? और इसका रेडियस, आपको रेडियस अगर या तो रेडियस दिया जाएगा या तो सेंटर पॉइंट दे देगा, तो सेंटर पॉइंट दे दिया और ये सब इक्वी डिस्टेंस, मैं तो एक जनरल सिंप्लीफाई करके रखा हूँ, सिंप्लीफाई किया, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब कोई भी एक डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकाल देना और रेडियस का स्क्वायर करके एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना। अब उससे सर्कल के एरिया में से इसका ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लोगे तो एरिया रिलेटेड टू शेडेड रीजन आ जाएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटिव, Yes. लेकिन आपके दिमाग से बाहर की चीज नहीं है, ठीक है, आपके दिमाग से बाहर इसलिए हो जाता है जब आप डायरेक्टली देखते ये क्वेश्चन को तो बोलते हैं अरे बाप रे क्या क्वेश्चन आ गया, मेरे को तो पढ़ा ही नहीं था पहले। ठीक है, अब मैं इसको पहुंचने के लिए पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहा हूँ। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ बच्चों का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये देखिए पॉइंट दिया x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2 और तीसरा पॉइंट है x3, y3 दिया। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया x1, y1, दूसरा x2, y2 और तीसरा क्या दिया x3, y3 दे दिया। अब इसका एरिया निकालना है। देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लोग याद कर नहीं पाते, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कैसे याद करना है, एक सर्कल बना लीजिए आप, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए y1, ये y1, y2 एंड y3, ठीक है, 3 पॉइंट लिख लिए। पहले लिखना है x1 इंटू पहले x1 लिखे हैं तो y2 माइनस y3,
y2 माइनस क्या लिख देंगे y3। फिर ये यहाँ पर x2 आ जाएगा तो फिर बोलेंगे प्लस x2 इंटू क्या लिख देंगे y3 माइनस y1। फिर क्या आएगा अपन x3 ले लेंगे तो क्या होगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रहेगा? Yes. साइकिल समझ में आया? Yes, sir. कुछ टेंशन मत लो, साइकिल याद रख लो। अगर साइकिल याद नहीं होता है तो एक काम करो, 1 2 3 की गिनती याद कर लो, ठीक है? 1 2 और 3 क्या करना 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्या मतलब है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। समझ में आया? Yes. याद है क्या? Yes. गिनती तो आता है Yes. वो भी नहीं आता है वो आता है, ठीक है? पहले वाले में x फिट करना है, बाजू में y लिखना है। क्या लिखना? पहले लिखना। चलो मैं कैसे सबसे पहले बाहर 1/2 लिखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, इसलिए 1/2 आता ही है। Yes. तो आप 1/2 लिख लेना। पहला काम करना 1/2 लिख देना, उसके बाद लिखना गिनती 1 2 3 3 2 3 1 लास्ट 3 1 2। ठीक है, बाहर में x ले देना, बीच में y लिखना, बीच में माइनस। फिर लिख देना x y लिख देना, बीच में क्या लिख देना माइनस। फिर लिख देना x y लिख देना, बीच में क्या लिख देना माइनस। हो गया? आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा? No, sir. याद नहीं करना है, मैथ्स में सब लॉजिक है। मैथ्स में कोई भी चीज़ कोई बच्चा बोल दिया मुझे कि सर मैं याद कर रहा था मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ एक काम करो लॉजिक लगाओ। जो चीज़ याद नहीं हो रही है मतलब वो लॉजिक से याद होने वाली है, क्योंकि जिन बच्चों को याद नहीं होता उसका मतलब है वो बच्चे वेरी क्रिएटिव हैं। बड़े कंफ्यूजन की बात बोल रहा हूँ मैं, सभी ने सोचा होगा ये कैसे हो सकता है। जिन बच्चों को याद नहीं होता मतलब वो दे आर वेरी क्रिएटिव, उनको उसका लॉजिक पता चल जाएगा तो उनको याद हो जाएगा। तो वो उनको क्या चाहिए उसका लॉजिक, कि कैसे वो आ सकता है। तो आपको ये लॉजिक बता दिया हूँ मैं। अब इसमें कोई भी पॉइंट देगा आप खुद से निकाल लेंगे, जैसे 1 2 2 3 और ये 3 4। अब रख सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हो आप? Yes, sir. आप देख लेना आपका इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे लाइक 1/2 पहला पॉइंट में ले लिया 1, x2 माइनस x3 क्या है, x2 कितना है 2 माइनस 3 प्लस x2 कितना है यहाँ पर 2 y2 कितना था, y2 कितना था इसमें देखिए y2 मैंने गलत लिख दिया, y2 इसमें कितना है 3 और y3 क्या है 4 प्लस x2 कितना है 2 और यहाँ पर क्या है y3 कितना है 4 y1 कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट 3 लिख देंगे और y1 कितना है 2 y2 कितना है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब इसका एरिया इससे मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखना एरिया विल नेवर बी नेगेटिव। तो एरिया क्या नहीं होगा नेगेटिव नहीं आएगा, आपका एरिया कभी भी आएगा वो नेगेटिव आप लिख के नहीं चलेंगे। समझ में आया बात? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. इसी कारण से जब भी फॉर्मूला बनता है बाजू में क्या लगा रहता है मॉडुलस। क्या लगा रहता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, जो भी सॉल्यूशन नेगेटिव आता है उसको क्या कर देता है पॉजिटिव बना देता है। क्लियर हो रही बात? कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला कुछ खास लॉजिक से बना हुआ है। उसमें क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, उसके बेस क्वेश्चन भी आते हैं। या तो बोल देगा कि उनका रेशियो क्या है, या तो रेशियो दे देगा तो पॉइंट्स पूछ लेगा, या तो अननोन पॉइंट पूछने लगेगा। तो मतलब ये दिया है पॉइंट, ये दिया ए, ये दिया बी और ये पॉइंट पी दे दिया। ये बोला m रेशियो n में डिवाइड हो रहे हैं। किसमें रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? m रेशियो n में। और ये इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। देखो बच्चे फॉर्मूला तो आप लोगों को तैयार करना है दिमाग में। आप बोलोगे मैं बिना फॉर्मूला बनाए क्वेश्चन बना लूंगा तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब कुछ बच्चे का प्लान ये होता है कि एग्जाम हॉल में जाके पेपर में फॉर्मूला बनाएंगे। इतना भी नहीं यार, इतना भी नहीं है ना कि भाई एग्जाम हॉल में जाके सारा फॉर्मूला बना लेंगे। ये कोई लॉजिक है? लेकिन कुछ भी बनाते हैं वहां जाके, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है वहां जाके आप फॉर्मूला बनाने बैठ गए। इसलिए याद कर लीजिए कुछ फॉर्मूला को, लॉजिक से याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए व्हाटएवर। देखिए पहले निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। इसका क्या सेंस होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे ये मेरे पास एक पेन है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। इस सेक्शन में जुड़ गया, एक
पेन था, इसको मैं ब्रेक कर दिया तो 2 पॉइंट में टूट गया, तो कितना बाय कितने में रेशियो में डिवाइड हुआ, मतलब मे बी ये वाला पोर्शन 5 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम होगा, 5/1 लिख सकता हूँ उसको, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:1, 5:1। अब पूछता क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ है, जैसे इसको मैं कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर देता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा कहीं ना कहीं पर, इसका कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा कहीं पर, तो ये मिडिल वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पर सेट होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ में आई बात? यस सर। कोई डाउट हुआ? नो सर। जैसे अब क्या तुम बोले सर ये सब हम लोग को पढ़ना क्यों है, हम लोग क्या जरूरत है, हम लोग को ये सब की क्या मतलब है, जो मतलब है समझ लो तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके अंदर एक रॉड को फिक्स करना है, एक बड़े से रॉड को फिक्स करना है, ठीक है, डायगनली फिक्स करना है, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक सेट करना पड़ेगा, क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, अगर उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको या तो हैंग करना है तो उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। तो हर चीज़ घूम फिर के मैथ्स में आ जाती है। जो बच्चे पहले मैथ्स नहीं पढ़े होते हैं बाद में जरूर पढ़ते हैं, जॉब में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सच में अगर डिसीजन मेकिंग वाला जॉब करना है जहाँ पर दिमाग लगता है, जहाँ पर वहाँ पर तो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में लिखेंगे x इज इक्वल टू mx2, देखिए ये m है, किसके साथ पेयर बना रहा है, x2 के साथ, n x1 क्या लिखेंगे प्लस n x1 डिवाइड बाय क्या लिख देंगे m प्लस n। हमें क्लियर? यस सर। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला, x का, वैसे ही y का बनाएंगे, यस सर। m y2 क्या लिख देंगे m y2, फिर किसकी बारी आएगी n x प्लस n y1 अपॉन क्या लिख देंगे m। क्या कहा मैंने, दो सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, क्या कर रहा, m का मल्टीप्लाई x2 से कर दिया, n का मल्टीप्लाई x1 से कर दिया, नीचे में दोनों का सेक्शन जो ब्रेक हुआ था उसको उसी रेशियो को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y निकालेंगे ny2 my2 प्लस ny1 इक्वल्स टू अपॉन m प्लस n हो गया। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया है 2:3 में डिवाइड हो रहा है एक लाइन का कोऑर्डिनेट है 2,4, दूसरा कोऑर्डिनेट k,3 दे दिया है और इसका कोई रेशियो दे दिया आपको, समझ लीजिए 4,0। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं है, मैंने आपको ऐसा लॉजिक बता दिया। तो इस रेशियो में आपको सॉल्व करना रहेगा, बस इतने ज्यादा और कुछ भी नहीं। चलिए हम बना के देखते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब कैसे बनेगा उस पर ध्यान देते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसमें वर्क करेंगे, 2 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल देखिए अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्या देगा, रेक्टेंगल देगा। अब बताइए रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं, है ना, करते हैं पक्का। यस। और रोम्बस के रोम्बस के भी करते हैं। और किसके बाइसेक्ट नहीं करते? ट्राइंगल के नहीं करते। और पैरेललोग्राम के नहीं करते। किसके नहीं करते? पैरेललोग्राम के नहीं करते। तो ये जहां बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब क्या करेंगे, देखिए बात समझेंगे, हमें 4 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। तो उस कंडीशन में अगर पैरेललोग्राम रहेगा तो इनके कोऑर्डिनेट का रेशियो, मतलब ये अगर मैं लिख रहा हूं समझ लीजिए x1, y1, ये x2, y2 और ये क्या है x3, y3 और नेक्स्ट है x4, y4। अब इनके साइड इनका रेशियो लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलेगा, ये होगा x1 प्लस x3/2, मिड पॉइंट पर होगा, तो y1 प्लस y3/2। अगर ये सेम होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, x2 प्लस x4/2 और y2 प्लस y4/2। अगर ये दोनों सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ये पता चल जाएगा कि किसका पॉइंट है, ये एक
रेक्टेंगल का पार्ट है। क्यों रेक्टेंगल का? देखो पैरेललोग्राम के भी दोनों साइड पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। पैरेलल साइड क्या होते हैं? दोनों के इक्वल होते हैं। बस एक कंडीशन फॉलो नहीं करता। कौन सा है वो? डायगोनल्स बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम नहीं है। अच्छा है। है पैरेललोग्राम होने की कंडीशन क्या है? कि वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या है? रेक्टेंगल। Am I clear? Yes. इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे। यस Here we have one question that is related to triangles. तो बोला ट्रायंगल मतलब ये बोला 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, पूछ रहा है कि इसका क्या एरिया होगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इसका एरिया नहीं आता है और ऑप्शन देता है कि कोलिनियर है। जब एरिया फॉर्म नहीं होता किसी भी 3 पॉइंट को मिलाने से, इसका मतलब ये है कि वो 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे तभी तो एरिया नहीं बनेगा, अदरवाइज क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा। एग्जांपल की बात करता हूँ, ये 2 पॉइंट है और एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। फॉर एग्जांपल आप ही के बीच में आपका दोस्त थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, ए बी और सी तीनों के तीनों, अब क्या होगा? कोलिनियर नहीं होगा। एक लाइन पे थे पहले, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये अब जो थोड़ा टेढ़ा है मिस्टर टेढ़ा, तो वो क्या करेगा? उससे एरिया बन जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा हूँ, वो थोड़ा भी डाइवर्टेड होगा तो एरिया फॉर्म होगा, कुछ ना कुछ एरिया आएगा। अभी क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? अगर कोलिनियर है तो तीनों के तीनों पॉइंट रहेंगे, ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा और सी पॉइंट होगा, और इनके बीच में क्या नहीं बनेगा? एरिया नहीं बनेगा। जब एरिया नहीं बनेगा तो एरिया क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एरिया 0 आने के लिए फॉर्मूला तो आपको बता चुका हूँ कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0 आना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 टाइम्स ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। Yes. अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस। 1/2 होगा, x1 कितना है बस यहाँ पर? ये x1 है, ये y1 है, पहले लिख लेना है ना, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और लास्ट वन इज y3। बस समझ में आया? तो अब वैल्यू पुट कर दी है। x1 is equal to 5, y2 कितना है बॉस? 7, तो 7। y3 कितना है? y3 कितना है? -4 माइनस प्लस। यहाँ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए नेगेटिव वाला क्वेश्चन देता है। पेपर में क्वेश्चन दिया और एक नेगेटिव दिया, मतलब समझ लेना कि बच्चा माइनस लिख दे समय भूल जाएगा और टीचर को पता है वहाँ गलती हो सकती है, तो वही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पर नेगेटिव वाला ऑप्शन देगा, जैसे -4 लेके भी सॉल्व किया होगी ना, तो जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन में रहेगा। तो बी केयरफुल, ये -4 है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है, तो ये क्या होगा? प्लस x2 कितना है बॉस? x2 कितना है? 4। y3 कितना है? -4। y1 कितना है इसका? +5 y1 -2 है, -2 हाँ ठीक है। फिर x3 कितना है? 7। y1 कितना है इसका? 2। y2 कितना है इसका? 7। बी अलर्ट, बी केयरफुल। जब वैल्यू पुट करते हैं अपन ऑलरेडी सबकी वैल्यू लिख के रख देंगे ना, तो हमें अलग अलग कंपैरिजन लिख के रख लेना। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, उस 1 मिनट में आप श्योर आंसर लाएंगे। और याद रखना, पेपर जब भी बनाते हैं श्योर आंसर के लिए बनाना है। आप याद रखेंगे जहां आप इनश्योर रहेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया? आंसर भी आएगा तो भी गलत आ सकता है, ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन दे सकता है जो करेक्ट लगे आपको, तो बी केयरफुल। अभी क्या होगा? 1/2 टाइम्स ऑफ, ये क्या होगा? 5 into 11 plus 4 into -6 plus 7 into -5। समझ में आई बात? तो ये होगा 1/2 टाइम्स ऑफ, ये 55 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, -35 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes sir। अब बताइए 1/2, ये क्या हुआ? 55 माइनस ये कितना आ जाएगा? 59 इतना आ गया 59। अब बोलो आपको तो एरिया क्या आ रहा है, किसमें आ रहा है? एरिया किसमें आ जा रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है ना। इसका क्या आ जाएगा? -4/2, मतलब आंसर इज -2। बट एज आई टोल्ड कि एरिया क्या नहीं होता?
नेगेटिव नहीं लेंगे। इस कारण से इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी +2 ओनली। एम आई क्लियर, समझ में आई बात? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल देगा कि 4 पॉइंट दे देगा, क्वाड्रिलेटरल है बोल देगा, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने बोलेगा। बस समझे? Yes, ये तो आपने बना लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब अपन को 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन देगा, मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा क्या दे देगा, ठीक है 5 दे देगा, क्या दिक्कत है ना? क्या है, सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है तो ऐसा बोलेगा, ये बोलेगा एक रेक्टेंगल दे देगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना देगा। ज्यादा से ज्यादा टफ करा तो यही कर सकता है, और ज्यादा करना चाहता है तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना देगा। अब बोलो और क्या करेंगे, और बोलेगा तो ऐसा कर दे, चल ठीक है, और कुछ है, और इच्छा ये भी बना दे, चल कुछ भी बना दे, मैथ्स वाले कुछ भी बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैसे बनाते हैं देखिए, पहले आप इसको मिला लेना, समझ लो ये पॉइंट पता है आपको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। क्या करना, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे निकाल लेना, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकाल लेना। ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता ही है, और ये सब पॉइंट दिया रहेगा, जैसे पी, ये क्यू, ये आर, ये एस दिया रहेगा। पहले ये ट्रायंगल ये निकाल देने, दोनों ट्रायंगल इसको निकाल के रख लेना, फिर इसका ट्रायंगल का एरिया लगा लेना, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इसका निकालना, सबको ऐड कर देना आंसर में। ठीक, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सबसे एक्सट्रीम क्वेश्चन बोल दिया तो सीबीएसई के पास इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक बात सुन में। और एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया, आ सकता नहीं है लेकिन आ गया, तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा दे देगा, ये बोलेगा एरिया रिलेटेड टू शेडेड रीजन बोल देगा 2 पॉइंट दे देगा, जैसे 4,5, दूसरा 6,8 है, और इसका पॉइंट दे दिया 3,2 दे दिया, वॉटेवर 1, कुछ भी दे सकता है, 2, माइनस या 2,4 है, वॉटेवर है ना, ये 1, कुछ भी लिख रहा हूँ ना मैं, एनीथिंग है ना, मेरे ऐसे माइंड सेट जो आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, आप इसको कोऑर्डिनेट समझेंगे नहीं। अब समझिएगा क्या होगा इसका मतलब, इसके एरिया में से ये बड़े वाले एरिया में से ये छोटे वाले एरिया माइनस कर लोगे तो शेडेड, मतलब आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसी चीज को वो घुमा घुमा के पूछ सकता है ना। आया मौसम झूम झूम के, तो वैसा ही है, कुछ नहीं हो सकता, आपके दिमाग से खेलने का काम होता है बस, उससे ज्यादा मैथ्स में कुछ नहीं होता है। तो आपको मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कोऑर्डिनेट का एक टाइप का क्वेश्चन बच गया, लास्ट का पैटर्न बच गया, वो है रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन दे सकता है। चलिए कैसा क्वेश्चन होगा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, हम एक टॉपिक है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये लास्ट टॉपिक बता रहे हैं आपको। अभी जितने टॉपिक सबको बताए गए उसमें लगभग आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे घुमा के आपको कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, तो उतना मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब ये लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, आप इसमें समझेंगे, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक टॉपिक और डिटेल कर लेंगे। तो इसमें क्या बोल दिया है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिया -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट और पॉइंट दिस टू। 2 पॉइंट दे दिया हमारे पास, एक पॉइंट दिया है -6,10 और दूसरा पॉइंट दे दिया हमारे पास 3,-8। अब बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं, कौन, -4,6। तो इनका रेशियो निकालना है, m1 रेशियो क्या निकालना है, m2। आपके पास फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले बताए थे हम लोग, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, याद है? Yes, sir. अब देखिए ये x कौन है अपने पास अभी, -4, वेरी गुड, -4 = m1 कितना है पता नहीं, x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है पता नहीं, x1 कितना है -6 डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, m1 + m2, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -4m1 -4m2 = 3m1 -6m2 ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा 7m1 = कितना आ जा रहा है आपके पास, -4m2 + 2m2 कितना आ रहा है
मैंने क्या कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. तो ये m1 by m2 पूछा है, m1 by m2 इक्वल टू हो जाएगा 2/7। वेरीफाई करने के लिए y के लिए भी एक बार कोऑर्डिनेट निकाल लेना, सेम वैल्यू रखना, यहाँ 6 लिख देना, या फॉर्मूला में m1 x2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 पुट करेंगे तो m1 by m2 इसमें भी निकल जाएगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका होता है लेकिन उसके भी जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक बात समझ में? Yes, sir. और एक लास्ट टॉपिक आपका पूछ सकता है तो वो ये है कि सेक्शन फॉर्मूला का एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें बोल देगा कि एक लाइन है डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस, एक लाइन है डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस, 4 पार्ट में, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट। कोऑर्डिनेट दे देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका दे देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है 5,3 है और दूसरा पॉइंट है समझ लीजिए 10,8, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से ले लिए सर, इतना पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इसको 1 पार्ट लेते हैं तो बाकी कितना पार्ट बच जाएगा? 3 पार्ट बचेगा। समझ में आया? तो इसका लिखना m1 इसमें 1 लेना, इसका m2 ले लेना 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। बात समझ में आई बात? Yes, sir. फिर मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो ये कितना पार्ट होगा? 1 + 1 कितना होगा? 2, 2/2, मतलब क्या होगा? 1/1 लिख देंगे, 2/2 मतलब 1/1। Yes, तो sir. m1 इसमें 1 हो जाएगा, m2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू पहले 10 करोगे, 2 इंटू क्या करोगे? 5, सॉरी 1 इंटू 5 करोगे। ऐसी तरीका या तो आप डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू 10 और 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 + 2 इक्वल। समझ में आया? अब ये पॉइंट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका गाइस? 3 हो जाएगा कि 2 हो जाएगा? Sir, 3:1। बहुत सही है। 3:1 कैसे बनेगा? पहले ये 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, अब डेफिनेटली ये m1 बन जाएगा, ये m2 बन जाएगा। 3 इंटू 10 करेंगे, 1 इंटू कितना कर देंगे? 5 डिवाइड बाय 3 + 1। इससे x कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन सीबीएसई के पास इतना तो दम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? No, sir. सो आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, Yes. आई होप यू एंजॉयड। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।